बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। 31 जनवरी अच्छा गुजर गई, आज 1 फरवरी है, 2021 है और पीडीएम के मुताबिक वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफ़ा देना था, वो नहीं दिया, जबकि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान बड़े करो फ़र्क के साथ मौजूद थे अपने दफ्तर के अंदर। बल्कि सो मत सो कि उन्होंने 1.5 घंटे तक एक बहुत लंबा सेशन किया, आवाम की फ़ोन कॉल्स रिसीव की, उनको बताया कि मुल्क कौन से मसाइल से इस वक्त दरपेश है, पाकिस्तान की मईशत को कौन से मसाइल दरपेश हैं, पाकिस्तान के अंदर और बहुत से मसाइल हैं, कोई ऐसा रिफॉर्म है जो वज़ीर आज़म करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ बताया वज़ीर आज़म ने। लेकिन जो आस उम्मीद थी पीडीएम की वो अब तक पूरी नहीं हुई। अब तो ये कहा जा रहा है साहब, जो कि शायद थोड़ी तकलीफ दे बात है, कि वफाकी वज़रा ठट्ठे लगाते हैं इस पीडीएम के ऊपर, अपोजिशन के ऊपर। और ये तक कह दिया फवाद चौधरी साहब ने कि अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, उनको चाहिए कि बददुआओं की एक कैंपेन चलाएं इस हुकूमत के ख़िलाफ़। यानी उनका ये कहना था कि मैं पहले भी कहता था, अब भी यही कहूँगा कि इस पूरी अपोजिशन को उसी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा। बदकिस्मत बात यह है अपोजिशन के लिए, यानी पीडीएम के लिए, कि अब तक वो उसी तनख्वाह पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज बड़े पुरएतमाद तरीके के साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, ना ही वो डगमगाए हुए नज़र आए। अलबत्ता बात यह है, तारीख़ बड़ी बेरहम होती है। तारीख़ इसलिए बेरहम होती है कि तारीख़ के अंदर कुछ ऐसे हक़ाइक़ छुपे होते हैं जो कि शायद आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मियाँ नवाज शरीफ जब मुल्क के वज़ीर आज़म थे, इस दौर में नहीं, इससे पहले दौर में, और 1999 के मार्शल लॉ से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी ऐसा ही सिलसिला कॉल्स का शुरू किया था और उसके कुछ अरसे बाद उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था। परवेज़ मुशर्रफ साहब जब बहुत पॉपुलर थे तो ये काम उन्होंने भी शुरू किया, लेकिन इक़्तिदार उनका भी इवेंचुअली इख्तिताम को पहुंचा। लेकिन जिस उम्मीद पर ये अपोजिशन खड़ी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान फारिग हो जाएंगे और उनकी जो इत्तेहादी हैं उनकी हुकूमत के, वो साइड पर हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और अबैंडन कर रहे हैं उनकी हुकूमत को, क्या वाकई ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि अगर आज ही की डेवलपमेंट देखी जाए, पंजाब के अंदर, वफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर खुसूसी तौर पर बड़े ही अहम एलाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरादरान, जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, वो बाकायदा मामलात स्टिचअप कर रहे हैं वज़ीर आज़म से मिलकर और सेनेट की सीट पक्की कर ली जनाब कामिल अली आगा के लिए। तो ये कौन से इत्तेहादी हैं जो कि हुकूमत से फारिग हो रहे हैं और अपोजिशन को पता है कि वो फारिग हो रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म अपनी जगह मौजूद हैं और अब तक कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं? बहुत कुछ है, लेकिन कुछ कंसर्न्स इस हुकूमत के लिए भी हैं। यानी जहां पेट्रोल प्राइस की बात आ रही है, वो 2 महीनों के अंदर 5 दफ़ा, 1 महीने के अंदर तीसरी दफ़ा बढ़ रही है, अपोजिशन तनकीद कर रहे हैं, लोग खुश नहीं हैं, वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला है। जहां पर ये तमाम बातें हो रही हैं, क्या कंसर्न है इस हुकूमत के लिए कि ये एक मसाइल में है, या उनके ख्याल में क्योंकि पीडीएम फेल हो गई है सो दे विल हैव अ स्मूथ सेलिंग? आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं सतूर के ऊपर बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आज हमारा साथ दे रहे हैं जावेद अब्बासी साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा। भाई साहब बहुत शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमएनए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज बलोच साहिबा एमएनए है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मरकज़ी रहनुमा, बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा आपका भी। लेकिन आगाज़ इस बात से हो जाए कि पीडीएम तो चले जो कुछ करेगी सो करेगी, या जो कुछ उसने करना था सो करना था, लेकिन वज़ीर आज़म आज बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, तो उन्होंने सवालात के जवाब भी दिए। नाज बलोच साहब, ज़रा अपोजिशन की बात ज़रा पहले हो जाए। हुकूमत के लिए तो कहने के लिए भी बहुत कुछ है और शायद मुस्कुराने के लिए भी, आजकल तो वो आप सब पर मुस्कुरा ही रहे हैं, बल्कि थोड़ा तंज भी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म बड़े पुरएतमाद नज़र आए, आपको क्या लगता है इस पुरएतमादी के पीछे क्या वजह हो सकती है? उन्होंने तमाम बातें उसी तरह कही जैसे वो हमेशा करते हैं कि ये भी हो जाएगा, ऐसे भी करेंगे, और जो कुछ आप लोगों की क़यादत ने किया उसकी वजह से मुल्क आज सफ़र कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब देखें, अच्छी बनने से, अच्छी तकारीर करने से अवाम के पेट नहीं भरते। अवाम के जो बच्चों की रोटियां छिन गई हैं, जो दो वक्त की रोटी खाते थे वो एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर हो गए, जो महंगाई में इजाफा हुआ, और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया अभी कि 1 महीने में 3 दफ़ा पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ करने में और 2 महीने में अगर मिला के देखें तो 5 दफ़ा पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करके, और जो लेवी की मद में ये इजाफा इन्होंने किया हुआ ऑलरेडी, अवाम से ये रिलीफ
अगर देना चाहते तो ये लेवी कम कर देते, लेकिन इन्होंने अवाम को, दुनिया भर में कोविड के टीके लग रहे हैं, यहाँ पे अवाम को महंगाई के टीके लगा रही है ये हुकूमत। तो इनको मुस्कुराना नहीं चाहिए, इनको हंसना नहीं चाहिए और इनको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। तो ये घबराएं, ये इनके घबराने का वक्त है, यह खुशी का वक्त नहीं है। क्योंकि जिस अवाम से किए गए वादों की अगर हम बात करें तो जो बड़े बड़े वादे इन्होंने किए, और ये वही लोग हैं ना जो कहा करते थे कि 1 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो समझ जाइएगा क्या हुक्मरान चोर हैं। अच्छा, मैं उस पे आता हूं, लेकिन नाज़मुल साहिबा, वज़ीर आज़म क्यों ना खुश हो जब पीडीएम बकौल उनके पिट जाए, एक्सपोज हो जाए, इस हुकूमत का कुछ बिगाड़ ना सके, तो वज़ीर आज़म को आप खुश होने का हक भी नहीं देना चाहती? देखें बात यह है कि पीडीएम अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। पीडीएम इस वक्त अवामी इश्यूज के ऊपर हुकूमत को जगा जगा के 2.5 साल हमने देखा कि ये हुकूमत ना जागने की कोशिश कर रही है, ना ये सुनना चाहती है, ना ये देखना चाहती है कि अवाम का जो बुरा हाल इन्होंने किया, जो इदारों की तबाही, जो पीआईए की तबाही इन्होंने की, जो इनके शुगर स्कैंडल उठा के देख लें, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया चिल्ला के बोल रही है कि करप्शन मंत्रा करते करते ये हुकूमत खुद करप्ट हो गई है। तो फिर आप मुझे बताइए कि इनके पास क्या जवाब रहता है कि ये बड़ा खुशखुदम रहकर जो है ये तकारीर करेंगे। अवाम के टेलीफोन कॉल्स जो नजर आ रही है कि ये पहले से प्री प्लान्ड और रिकॉर्डेड कॉल्स हैं। अच्छा। मुझे तो नहीं यकीन आता कि बिल्कुल मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि जब अवाम में हम जाते हैं तो अवाम सताई हुई है। टीचर्स सरापा एहतजाज, डॉक्टर सरापा एहतजाज, पेंशनर्स सरापा एहतजाज, पीआईए वाले रो रहे हैं, हर इदारा जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो मुझे तो कोई अच्छे सिग्नल्स नजर नहीं आते। अच्छा, तो आपको कुछ अच्छा नजर नहीं आता सवालों के? ठीक है, आपको कुछ अच्छा नजर नहीं आता। अपनी बात नहीं कर रही। नहीं, आप ये कह रही हैं लोगों को भी कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा। आपका कहने का मकसद ये है। कर रही हूँ मैं, अवाम की बात कर रही हूँ मैं, उस 22 करोड़ अवाम की बात कर रही हूँ जिनके लिए सिर्फ 5 लाख टीकों का बंदोबस्त इन्होंने किया है। तर्जुमानी करने की कोशिश की आपने, तर्जुमानी की। मैं जरा अपोजिशन से होते हुए हुकूमत के पास जाऊंगा। अब्बासी साहब, मामलात तो खैर काफ़ी गंभीर हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लेकिन जो मैं तंज का जिक्र कर रहा था ना, वो इतना बढ़ गया है हुकूमत की जानिब से कि अब तो वाकई पीडीएम के मामलात देखकर शायद हर कोई सोचता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन फवाद चौधरी साहब को जरा सुन लीजिए, फिर जरा इसका जवाब दीजिएगा। इस वक्त जो इशू है वो ये है कि आज 31 जनवरी है और 4 फरवरी को जब ये मिलेंगे तो मेरे ख्याल में तो अपोजिशन को 4 फरवरी को फुल अपोजिशन डे मनाना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की अपोजिशन आपने खड़ी करने की कोशिश की पिछले चंद महीनों में, उसके आगाज से लेके इंतहा तक सिर्फ एक बेवकूफ़ियों की और एक सबक है कि पॉलिटिक्स में क्या नहीं करना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो सारी अपोजिशन की सियासत है वो सियासी नाबालिगों के हाथ में चढ़ गई है। अब भाई साहब, उन्होंने लफ्ज़ फुल ऑपोजिशन यानी बेवकूफ़ ऑपोजिशन को आपकी पूरी पीडीएम की क़यादत और सब पीडीएम को, ऑपोजिशन को बशमूल आपकी जमात के कह दिया कि फुलिश ऑपोजिशन। तो बेवकूफ़ी का ताना दे दिया उन्होंने ऑपोजिशन को कि क्या नहीं करना चाहिए था, वह सब आपने किया। इमरान खान साहब मजीद मजबूत हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। ये तो आज जिन्होंने मेरा ख्याल है कि जरा कल अपने अल्फाज को फिर भी बेहतर चुना है। जिस पार्टी में हर रोज ये कहा जाए चोर, डाकू, फलां मुल्क के जांट, ये वतीरा है हुकूमत का, हर रोज बुनियादों पर ऐसे इल्जामात लगाते हैं। ये अगर ये इल्जामात ना लगाते तो इनको रात चैन नहीं आता, ये गाली ना दें, ये बुतान ना लगाएं, और ये वतीरा इनका ही रहेगा। इसका तो शायद मुकाबला ना कर सके। मसला क्या है? मसला ये नहीं है जो ये बता रहे हैं। अपोजिशन ने इनको एक टाइम दिया था कि अगर आप इस टाइम तक खुद हुकूमत छोड़ दें, क्यों हुकूमत छोड़ दें कि इस मुल्क के अंदर महंगाई है, इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी है, इस मुल्क में माशी बुराना है, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। 2.5 साल आपको गुजर रहे हैं, 2.5 साल आप इस बात पे गाली देते रहे हैं कि ये पुरानों की वजह से है। आप मेहरबानी करके जो पुराने जहां पाकिस्तान को छोड़ के गए थे उसको देखें और आज का देखें। उस वक्त चीनी की क्या कीमत थी, आटे की क्या कीमत थी, महंगाई क्या थी, पेट्रोलियम की क्या कीमत थी, दवाइयों की क्या कीमत थी, गैस की क्या कीमत थी, और फिर जो आपने कौन से वादे किए थे कि हम आपको घर बना के देंगे, हम डैम बना के देंगे, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, ये वो सारी चीजें जी थी वो बुरी तरह हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गया। और ये बहुत सीरियस इस मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है। अगर आप यकीनन जानते हैं, आप बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने पास जो आपके पास आते हैं, कोई रोड हमें नजर नहीं आ रहा, कोई विजन नजर नहीं आ रहा कि कौम इस क्राइसिस से निकले। तो इसलिए
अपोजिशन है, इनको मुल्क को कौन जो बहरान है से निकालने के लिए इकट्ठी हुई है, और इकट्ठी होकर उन्होंने एक मनसूबाबंदी के तहत इनको कहा है कि हम कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी इकदाम नहीं करना चाहते। हम वो काम नहीं करेंगे जो पीटीआई ने किया था। हम ताकत के जोर पर वज़ीर आज़म को नहीं निकालना चाहते। हम यहाँ कर धरना देकर पीटीआई पे हमला नहीं करना चाहते। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने जो प्रोग्राम बनाया था 2.5 साल में आप नाकाम हो गए, आप डिलीवर नहीं कर सके, मुल्क सख्त क्राइसिस के अंदर है। अच्छा भाई साहब, सर आप जो फरमा रहे हैं भाई साहब कथा कलामी करके सर कथा कलाम हमारे हैं, आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम डंडे के जोर पर भी नहीं, ताकत के जोर पर भी नहीं, गैर जमहूरी तरीके से भी नहीं। आपने कहा मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि 2.5 साल पहले जो आपने कमिटमेंट की थी, अब अगर मामला रिक्वेस्ट पर आ गया है, दरखास्त पे, तो इमरान खान साहब को क्या पड़ी है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को मानते हुए ये हुकूमत छोड़ दें या इस्तीफा दे दें? सर ये तो ना करने वाली बात हुई ना होने वाली बात हुई। ये रिक्वेस्ट आज तक थी, ये पहले हमने ऑप्शन दिया था, हमने सॉफ्ट एक अप्रोच अख्तियार की थी। अच्छा। एक सख्ती से ना की जाए, बल्कि पहले इनको कहा जाए कि ये बड़ा क्राइसिस है, ये और क्राइसिस में मुल्क ना चला जाए। कहीं लोग सड़कों पर आके बैठ गए, ये बड़ा मेजर क्राइसिस हो जाएगा हुकूमत के लिए भी और फिर जमहूरियत के लिए भी। बाज़ दफा ऐसी चीजें खतरनाक होती है। मेहरबानी करके आप होश के नाखन लें। आप अगर इन्होंने ये बात नहीं मानी, आज ये ताने जरूर दे रहे हैं 4 तारीख पीडीएम की लीडरशिप फिर मिलेगी। उन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने रिजाइन ना 4 तारीख मिलकर हम मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, और मुझे यकीन है कि जब लीडरशिप मिलेगी तो मुस्तकबिल का बड़ा फैसला करेगी। अब ये अपोजिशन का काम है, मुनीर साहब आपसे बेहतर कौन जानता है कि ये मुसलसल जदोजहद है। ये कोई एक दिन में, कोई 2 दिन में ऐसा नहीं हो सकता। वो ठीक है, पर डेटे आप ही देते रहे ना सर, जनवरी हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ना देते सर, पीडीएम ही देती रही ना डेट्स। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी बातें जरूर हुई हैं, और हमने एक अंदाजा भी लगाया था कि हमारे लोग हम जो है, हमें यकीन था कि एक ऐसा क्राइसिस है इस मुल्क के अंदर कि शायद हुकूमत ये खुद भी समझे कि ये क्राइसिस अकेले तौर पर ये हुकूमत नहीं निकाल सकती। ये क्यों हम सड़कों पर गए, क्यों हमने ये मामला शुरू किया है। ठीक है, बदकिस्मती है कि अगर पार्लियामान के अंदर क्वेश्चन पूछे तो ये गाली देते हैं, ये चोर और डाकू कहते हैं। अगर कोई इनके साथ बैठकर बात की जाए तो ये कहते हैं कि ये नारों मांगने के लिए आए थे। इन्होंने कोई फोरम नहीं अपोजिशन के लिए जहां बैठ के बात की जाए। अब फैसले अगर सड़कों पे ही होने तो फिर 4 तारीख के बाद जरूर कुछ फैसले होंगे। अच्छा अंदलीब अब्बास साहिबा, ये मुख्तलिफ मामला है, लेकिन पहले अगर आप इसका जवाब दे दें कि आप खौफ महसूस कर रही हैं, यकीनी तौर पर कर रही होंगी, क्योंकि अब अपोजिशन आपसे सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। 4 फरवरी को ये मिलेंगे और उसके बाद शायद को मजीद डेट्स भी आ जाएंगे कि क्या क्या होना है। तो इसका जवाब दे दीजिए। तो आज मुस्कुरा रही नहीं, वो बिल्कुल मुस्कुराएंगी भी, उनका शायद उनका आज तो राइट बनता है ना, क्योंकि बड़े दिनों बाद मैंने इतनी अच्छी मुस्कुराहट भी देखी है। अच्छा चले ठीक है अंदलीब साहिबा, अब भाई साहब ने बड़े दिनों बाद आपको मुस्कुराते हुए देखा है। देखिए मुनीब, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि आपने जो पहला मिनट लगाया था और उसमें इन सब के बयान आपने दिखा दिए थे, जितने बड़े बड़े इन्होंने दावे किए, जितनी इन्होंने डेट्स दी, मतलब ये यू टर्न क्या, ये तो जी टर्न है, जिगजैग 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 टर्न है। ये तो मतलब सारे टर्न्स को अबूर कर गए हैं। मौलाना से लेके, फिर आप बिलावल से लेके, मरियम से लेके, आपके प्रोग्रामों से लेके, इनके जलसों से लेके, असल में बात वही है जो हम पहले कह रहे थे, इनके साथ अवाम नहीं है। अवाम कभी भी करप्शन और चोरी बचाने नहीं निकलती, अवाम करप्शन और चोरी के खिलाफ निकलती है। जो इनके साथ लाहौर में हुआ है, जो कि इनका तख्ता था, तख्त लाहौर तख्ता हो गया, उसके बाद ये किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं। दूसरी, एक वो जो मरियम ने एक दावा किया था कि तुम इस्तीफे दो, और मेरे ये 2 शेर, भले ये इस्तीफे जाली हो, तुम जाके स्पीकर के मुंह पे मार के आओ। वो जब स्पीकर ने उन 2 शेरों को बुलाया तो वो गीदड़ क्या चूहे बन के गायब हो गए, आज तक नहीं आए। उनमें से एक शेर तो उनका जेठ भी था, मरियम का। तो जब इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती हुई, अवाम ने साथ नहीं दिया, अपने वर्करों ने साथ नहीं दिया, एमएनए भाग गए, तो फिर अब मीटिंग खेलना है। 4 तारीख को डिसाइड होगा कि अगली मीटिंग कब है, फिर अगली मीटिंग में डिसाइड होगा कि फिर हमने सेनेट के इलेक्शन में क्या करना है, फिर सेनेट के इलेक्शन के बाद डिसाइड होगा कि जी अब हमने दोबारा मीटिंग कब क्या करनी है। तो मीटिंग खेलें, कुछ कॉर्नर मीटिंग खेलें, कुछ रैलियां और निकालें, कुछ जलसे कर लें। 11 जमातें मिल के अच्छा है ना, आपका वक्त अच्छा गुजर जाएगा ऐसे ही 2023 तक।
जी 2023 तक अगर इनका अपना गुजारा हो जाता है, जो इनका हाल है, हाँ। तो क्योंकि आपको पता है मसला क्या है, मसला ये है कि अवाम को ये सब पता है। आपने सर्वेस भी दिखाए, सर्वेस जो हुए, और वो सर्वेस जिनकी फेवरेट कंपनियों के थे, उसमें उनसे पूछा गया कि ये अवामी मफाद के लिए निकल रहे हैं या ये अपने जाती मफाद के लिए निकल रहे हैं। ज्यादातर मेजोरिटी ने कहा कि ये अपने आप को बचाने के लिए निकल रहे हैं। तो जब आपकी अवाम में ये शऊर आता है, और ये शऊर क्यों ना आए, असेंबली में आज देखे, असेंबली शुरू हुई हमारी पिछले हफ्ते, तो ये अवाम के टॉपिक्स पे की बजाय 2 तस्वीरें ले आए। वो खुर्शीद शाह की तस्वीर ले आए पार्लियामेंट में, ये शहबाज शरीफ की ले आए, और कुर्सियों पे रख के इन्होंने वॉकआउट कर दिया और बॉयकॉट कर दिया। और मतलब अवाम के मुतालिक इन्होंने कब बात करनी है? ठीक है। अवाम जो है उसको अंधे समझना, पागल समझना। ऊपर से देखें बात क्या है, अभी कल भी और आज भी इनके सबके जितने भी अवामी वहां नुमाइंदे हैं, उनके चिट्ठे खुल गए हैं, अदालतों से इनका पास हो गया है, इनके FIR नंबर, इनकी वो कानूनी वो जो रजिस्ट्रियां हैं सारी हो गई। सैफुल मुल्क खोखर का ये पड़ी है रजिस्ट्री मेरे पास, ये देखें, और ये 5 में से 1 है अभी। उसके अलावा आप मुदस्सर कयूम की देख लें, गुलाम दस्तगीर साहब की, खुरम दस्तगीर के वालिद साहब की, उन्होंने 92 मिलियन का वहां पेट्रोल पंप बनाया है सरकारी जमीन पे कब्जा करके। तो अच्छा। उसके बाद शाहनवाज रांझा, इनकी भी 15.68 मिलियन की। ख्वाजा आसिफ ने पब्लिक पार्क पे अपना दफ्तर बनाया हुआ है, और आपको पता है कि उनके पैसे कहां से किस अकाउंट में, किसके अकाउंट में जाते हैं, कब्जे कर। अच्छा, तो ये अंजलि साहब, इफ यू अलाउ मी, ये तो चले ठीक है, इनका बारे में आपने जो कहना था, उन्होंने जो आपके बारे में कहना था वो है, बट एक रियलिटी ये भी है कि मुल्क में महंगाई है। पेट्रोल पिछले 2 महीने में 5 दफा और 1 महीने में 3 दफा बढ़ा है। पेट्रोल के ऊपर आप टैक्सेस को रिजेंट करते थे, डिस्करेज करते थे, कंडेम करते थे। आज की तारीख में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है वो 46 रुपए से ज़्यादा है, 47 रुपए से ज़्यादा डीजल के ऊपर टैक्स है। मैं इसलिए रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आने से पहले इक़्तिदार में टैक्सेस के हवाले से, पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस के हवाले से क्या फरमाया करते थे, जरा सुनिएगा। अल्लाह ने मौका दिया, साबित करके दिखाऊंगा कि ये मुल्क इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता है, ये इतनी तेजी से तरक्की कर सकता है। ये याद रखें, कोई मुल्क दुनिया में तरक्की कर ही नहीं सकता अगर इक़्तिदार में लोग आके मुल्क को लूटना शुरू करें। मुल्क के पास पैसा ही नहीं होगा, किधर से पैसा आएगा? वो फिर मुल्क को मकरूज करेंगे, कर्जे लेंगे। कैसे वापस करेंगे? अब जरा मैं आपसे पूछ लूं, कैसे कर्जे वापस करते हैं? आप पे टैक्स लगते हैं, पेट्रोल पे कितना टैक्स लगता है 1 लीटर पे? 35%। डीजल पे कितना? 50% टैक्स। पता नहीं डीजल पे ज्यादा टैक्स क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि ज्यादा आम लोग डीजल इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे इस्तेमाल होता है, उससे पैसा ज्यादा इकट्ठा होता है। ये इनको फिक्र नहीं कि गरीब को कुचलते हैं। इस वक्त डीजल पे दिलीप साहिबा सबसे ज्यादा टैक्स है, 47 रुपए और 89 पैसे का। अब ये फैक्ट्स वो है जो वज़ीर-ए-आज़म बात पहले कहते रहे, कंडेम करते रहे। आज आपकी हुकूमत भी वही कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा PMLN आज कहेगी कि आपने टैक्सेस लगाए, इनके दौर में भी टैक्सेस की मद में पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर बहुत टैक्स लगा, बट आप भी वही कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो पेट्रोल की कीमतें हैं ना, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इनकी कीमतें बढ़ी हैं। और आपको भी पता है कि आलमी मंडी में वो $58, कहाँ वो $32 होती थी, कहाँ वो चली गई। और वहां से फिर उसके अलावा, लेकिन फिर भी आप देख लें, इस वक्त अगर आप इंडिया की देखें 198 रुपए पर लीटर है। अगर आप बांग्लादेश की देखें 157 रुपए, हमारी 111 रुपए पे है। और मैं आपको 2 साल बाद, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, 2 साल बाद, 2-2.5 साल बाद, क्योंकि हमें अभी 2.5 साल हुए, पीपल्स पार्टी के जमाने में 118 रुपए लीटर थी, जो PMLN के जमाने में 115 रुपए लीटर थी, हमारी अभी भी 111 है। तो बात हुई है कि इससे भी कम होनी चाहिए। मसला क्या है? मसला यह है कि ये इतना ऑयल जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, पेट्रोल जो इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपके सारे के सारे बिजली घर जो है 60% वो चलते हैं ऑयल पे। अच्छा, और वो ऑयल पे इस वक्त आपकी 38,000 मेगावाट कैपेसिटी है। आपको भी पता है कि हमारी जरूरत इस वक्त कोई 21,000 है, क्योंकि सर्दियां हैं,
वरना मैक्सिमम 24,000 होती है। ये जो इन्होंने एक्स्ट्रा 14,000 की हुई है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उस पे भी हमें फिक्स कैपेसिटी टैक्स और पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि चाहे आप 1 मेगावाट इस्तेमाल करें, इन्होंने 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, जो हमने अब रिन्यू करने जा रहे हैं। वो ऑब्वियसली इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनको हम अगर उन्होंने गारंटीज लेके, इनसे सोवरेन गारंटीज लेके वो करवाए हुए हैं, तो हम उनसे थोड़ा बहुत नेगोशिएट ही कर सकते हैं ना। हम उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो नहीं कर सकते। अच्छा, ये आपके प्रॉब्लम अपनी जगह आपने ठीक गिनवाए हैं दलीप साहिबा, बट मुझे जो कंसर्न है, आपने जो अभी फैक्ट्स मुझे बताए कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में इतना पेट्रोल था, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस थी क्रूड ऑयल की, और पेट्रोल की पाकिस्तान में क्या प्राइस, ये आपने फिगर्स कहाँ से लिए हैं? क्योंकि जो स्टेट बैंक की वेबसाइट है, जो स्टेट बैंक कह रहा हूँ, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो मुख्तलिफ हैं जो आप फरमा रही हैं उससे। मतलब अगर पीपल्स पार्टी के दौर में देखा जाए तो हाईएस्ट 2008 में जब गई $145 फी बैरल तक गया, उस वक्त भी वो प्राइस नहीं थी जो उसके बाद देखने में आज भी है। 2011 के अंदर $113 के ऊपर गया। पाकिस्तान में फिर भी 87 रुपए में पेट्रोल मिलता रहा। पीएमएलएन के दौर में भी ये काफ़ी राइज भी किया, नीचे भी गया, लेकिन आज आप फरमा रही हैं कि ये प्राइस जो है ये बड़ी रैशनल है। लेकिन अगर पास रिकॉर्ड देखा जाए तो शायद ये इतनी रैशनल नहीं है इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेस दैट हैव बीन पुट। नहीं, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभी कोविड के अंदर जब प्राइसेस नीचे आई, हमने 12 रुपए, एक दफा 15 रुपए कम की, एक दफा 12 रुपए कम की। आपको याद है कि कितना पेट्रोल सस्ता हो गया था, उसकी डिमांड भी कम हो गई, लोग लॉकडाउन में थे, बहुत सी चीजें हुई, ऊपर नीचे होती रहती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा है। और ये मेरे पास ये पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स का कंपैरिजन है, तीनों अखबार का। तो ये आप वहां से, ये तो इनके लिए रखे हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चीनी को कंपेयर करते हैं, तो मेहर बुखारी के प्रोग्राम में खकान अब्बासी साहब से पूछा उसने, मेहर ने, कि भाई आपके जमाने में, और ये मेरे पास है, 130 रुपए पे चीनी गई थी, तो उस वक्त आपने कहा था बड़ा क्राइसिस है, क्या करें। और ये अपना पीपल्स पार्टी के जमाने में 150 रुपए पे गई थी। अच्छा, तो ये कुल, हाँ, ये मेरे पास ये है, दोनों के एविडेंस है। मेहर का आप वो क्लिप भी लगा लें। मेहर पूछती रही उनसे, उन्होंने ऑब्वियसली ही कुडंट डिनाई इट बिकॉज़ सामने था। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये गलत फिगर है। अच्छा, ठीक है। उन्होंने कहा जी 130 था, लेकिन उसके बाद लेट द ऑपोजिशन काउंटर दिस। ठीक है, लेट नाज़ बलोच साहिबा, ये फैक्टर अपनी जगह मौजूद है। प्राइसेस ऑफ पेट्रोल की मैंने कुछ कोट की, उन्होंने कहा ये भी दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने कंपैरिजन अपना भी दिखाया। चीनी के हवाले से उन्होंने कोट किया है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में ज्यादा रही, आपके दौर में क्या रही। लेकिन ये महंगाई को तो वो एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म आज भी बार बार ये कह रहे थे कि हमारा मुल्क मकरूज है, हम जो टैक्स इकट्ठा करते हैं उसमें एक साइजेबल अमाउंट उस कर्जे का सूद देने में हमें लग जाता है, उसमें कंज्यूम हो जाता है। मुनीब, वो एक कहावत है ना कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम, ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। तो अब ये हुकूमत जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने का मंसूबा लिए बैठी है और कंटिन्यूसली एक झूठ के ऊपर मबनी ये हुकूमत है। फैक्ट्स झूठ, बातें झूठ, गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स देना, लोगों को कहना कुछ करना कुछ। चले मुझे ये बता दें, ये तो अच्छी बात है कि आपने खुद ही इनको करेक्ट कर लिया कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें उरूज पे थी, $145 पर बैरल थी, फिर भी सस्ता तेल हम आवाम को दे रहे थे। इनकी तरह नहीं कि जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें रुल गई, यहाँ पे आवाम तेल लेने के लिए रुल रही थी। LNG के गलत मुआहदे गलत टाइम पे आप करते हैं और हाईएस्ट रेट के ऊपर आप LNG परचेज करते हैं, ये सहरा भी इनको जाता है। और फिर आप मुझे बताइए, GDP आपको क्या मिली थी? 5.8 मिली थी, और कोविड से पहले ही आप -0.4 पे आप चले गए। तो आप मनफी फिगर्स पे आप गए। इन्फ्लेशन आपके 20% इन्फ्लेशन के ऊपर जो है वो फूड इन्फ्लेशन चला गया, बेरोजगारी उरूज पे अलग। तो फिर मुझे याद आता है वो 1 करोड़ नौकरी, वो 50 लाख घर, वो सब वादों का क्या हुआ? फिर ये ज़िग-ज़ैग और यू टर्न, जो भी टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल कर ले, आज वैसे कह दिया कि दुनिया में हुकूमत घर बना के नहीं देती। फिर वज़ीर आज़म ने आज कहा है। मुनीब, अब देखें, नाउ यू टेल मी, इसको मैं ज़िग-ज़ैग कहूँ या इसको मैं यू टर्न कहूँ? खुद ही ये मुझे बता दें नुमाइंदा कि मैं क्या कहूँ इसको। अच्छा, फिर आप मुझे बताइए कि इनके अपने वजीर आते हैं टीवी पे और बहुत फखरिया तौर पे कहते हैं अवाम से कि दिसंबर 2020 में सर्कुलर डेट 0 हो जाएगा। आज मुझे बताइए सर्कुलर डेट कहाँ खड़ा है? दुगना कर दिया आपने सर्कुलर डेट।
तो क्या इनको पता नहीं था कि ये जब ये बातें कर रहे होते हैं उस बात को हकीकी तौर पे अमली जामा पहनाने के लिए इनके पास कोई हिकमत अमली है, या ये हवा में बातें कर रहे होते हैं, या इनको होश ही नहीं होती कि ये बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? क्या इस तरह हुकूमतें चलती हैं मुनीब? ये वेस्ट की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वहां का पार्लियामेंट मजबूत है। वेस्ट की डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट को एक वक़्त है, एक हैसियत है। यहाँ की पार्लियामेंट को आप मुझे बता के देखें कि ऑपोजिशन को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, अपनी मर्जी से चला रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं पार्लियामेंट को। ये कोई रिक्विजिशंस के ऊपर इजलास आप लोग भी वॉकआउट कर जाते हैं ना, मुझे बताइए, आप लोग भी वॉकआउट कर जाते हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे जब आप ऑपोजिशन को बोलने नहीं देंगे, ऑपोजिशन के माइक ऑन नहीं होंगे, उनके लिए फ्लोर अवेलेबल नहीं होगा, तो ऑपोजिशन क्या हम वहां पे हम चने बेचने जा रहे होते हैं वहां पे, हम इनको देखने जा रहे होते हैं, इनको तो हम टीवी पे भी सुन रहे होते हैं, पार्लियामेंट में हम अवाम की नुमाइंदगी। अच्छा फिर मुनीब एक और बात, अब इलेक्शन से पहले मुनीब एक बात मेरी सुन लें, इलेक्शन से पहले ये कहा करते थे कि तरक्कियाती फंड्स जो है ये लेना एक तरीका होता है, प्री पोल ड्रिगिंग होती है, एंड सेनेट से पहले आप देखें तरक्कियाती फंड्स दिए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ हुकूमती नुमाइंदों को। क्या पाकिस्तान के नुमाइंदे सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस? अच्छा चले, लेट्स टॉक अबाउट अगर तो आपने तरक्कियाती फंड्स, ये नो करप्शन की बात भी है, इसके ऊपर भी जरा बात कर लेते हैं। भाई साहब के पास आते हैं और फिर नरीब साहब देख लेते हैं, हमारे साथ रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि डिबेट पीडीएम से होती हुई फिर मुल्क की जो इकॉनमी की हालात हैं उसके ऊपर जा रही है, और इकॉनमी के साथ साथ एक और बड़ा मामला है जिसके हवाले से ये पूरी जो कैंपेन थी इमरान खान साहब की और उनकी जो पूरी ड्राइव थी वो क्या थी जी, करप्शन के खिलाफ एहतसाब के हक में। लेकिन जो करप्शन के हवाले से परसेप्शन है वो बड़ा ख़राब आया है, और ज़रा उसमें डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि ख़राब आने के बाद जिस तरह से उसे हुकूमत की जानिब से डिफेंड किया गया और गलत फिगर्स को सामने रख के डिफेंड किया गया, कहा गया जी कि ये नहीं है, ये है, ऐसे है, जबकि जब असल सूरत हाल आई तो उस वक्त मैं समझता हूँ फवाद चौधरी साहब ने बड़ी प्रूडेंस का मुजाहरा किया। उन्होंने बेशक एक टॉक शो के ऊपर, लेकिन इस बात को एक्नॉलेज किया कि वाकई ये रिपोर्ट अच्छी है, इसके अंदर मसाइल हमारे सामने आए हैं, और अगर शहबाज गिल साहब ने बात की तो उन्होंने थोड़ा सा जल्दी बात कर दी, इसके ऊपर मजीद डिलिब्रेशन होनी चाहिए थी, इसको पढ़ के बात करनी चाहिए थी। अब भाई साहब क्या वजह है, हुकूमत क्यों, परसेप्शन है ना बेसिकली तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, लेकिन इमरान खान साहब का एक रिकॉर्ड रहा है, वो हमेशा कहते थे ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जब भी आती थी माजी में हुकूमतों के हवाले से उसके ऊपर बड़ा कैपिटलाइज करते थे। परसेप्शन तो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ मामलात हैं, वो करप्शन करने नहीं दे रहे किसी को, लेकिन फिर भी परसेप्शन खराब क्यों हुआ आपके नजदीक? देखिए मुनीब साहब, ये बात अपोजिशन बड़े तसल्सल से कह रही थी, ये बात पाकिस्तान का मीडिया भी, बाज सेक्शन ऑफ मीडिया भी बता रहे थे कि मामला ठीक नहीं है और करप्शन हो रही है, बड़े बड़े करप्शन के नाम पे ढाके भी डले हैं। या आप 3-4 तो मैं भी आपको गिनवा देता हूँ, दोहियों के ऊपर देखें, खुद प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्टर को अलग किया, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा ढाका डला है। फिर आटे का आप देख लें, फिर चीनी का देख लें, इस तरह गवर्नेंस के, उस तरह बाकी चीजों का भी उसी तरह जो मामलात हैं और वो लोग जानते हैं कि किस तरह काम चल रहा था। ये इल्जाम अपोजिशन ने नहीं लगाया। अगर यहां से कहते थे तो ये गाली देते थे, ये कहते थे ये अपोजिशन है, मैं इनको एनआरओ नहीं दे रहा, ये एनआरओ मांग रहे हैं, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। अब एक आप जानते हैं कि वेल रिप्यूटेड इंटरनेशनल एजेंसी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, सिर्फ पाकिस्तान के लिए या साउथ एशिया के लिए काम नहीं करती है, वो एक हर साल इस तरह का माहौल, इस तरह का सर्वे करके सारी दुनिया में बताती है और उस दुनिया उसकी बात मानती है। इन्हें तो खुले दिल से ये बात कहनी चाहिए थी कि उन्होंने कहा है कि आपके यहाँ करप्शन बढ़ी है, माउस इंडेक्स में हमें कमी नहीं नजर आई बल्कि इसमें बढ़ गई है, और उन्होंने सारी डिटेल भी बता दी है। अब अगर मुझे यकीन है कि एक आध हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद उस पर भी गाली शाली देना शुरू कर देंगे, उनको भी कहेंगे कि इन्होंने खास तौर पर खालता इलाके का चुनाव किया है। खैर मुझे यकीन है कि कहीं ये इल्जाम लगा दे कि ये पीडीएम के साथ मिलकर इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार किया, तो ऐसा भाई साहब क्या पता क्यों हाँ ऐसा इल्जाम अभी आएगा, ये लगा देंगे। मसला क्या है, मसला इनका जो अपना मसला है कि ये खान साहब, इमरान खान साहब जितना वक्त अपने मीडिया के जो लोग हैं उनको बिठाते हैं, जो उनकी मीडिया टीम है उनको बिठाते हैं, जो उनके आकर समझाते हैं, उनको कहते हैं कि आपने किस किस को गाली देनी है, किस किस का क्या सलूक करना है, अगर इससे आधा टाइम भी ये इस मुल्क की इकानमी को देते, ये इन मुल्क के अदारों के लिए टाइम देते, इस मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए काम करते, कोई गवर्नेंस के इशू बेहतर करने के लिए करते, तो आज पाकिस्तान मुख्तलिफ होता।
आप जानते हैं कि जब ये इक़्तिदार में नहीं आए थे, ये बार बार कह रहे थे हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हम पुलिस का निजाम बदलेंगे, हम रेवेन्यू का निजाम बदलेंगे, हम पटवारी कल्चर बदलेंगे, हम SHO पुलिस स्टेशन में जो करप्शन हो रही है उसको बदलेंगे, हम प्रोसिक्यूशन को बेहतर करेंगे। कोई एक एरिया इनसे मेहरबानी करके पूछ लें कि इन्होंने किसी एक एरिया में एक कदम उठाया जो प्रोग्रेस की हो? हाँ, ठीक है, गाली देने में, इल्जाम लगाने में, चोर कहने में, डाकू कहने में, इसमें तो महारत रखते हैं। और हमें पिछली हुकूमत को इल्जाम देने में, अब इतना अरसा गुजरने के बाद 2.5 साल बाद भी अगर इनसे हम कोई सवाल पूछते हैं, उसका जवाब ये होता है कि ये आपकी वजह से हो गया है, ये पीपल पार्टी की हुकूमत की वजह से हो गया, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की वजह से हो गया। लेकिन कुछ बातें अब भाई साहब कथा कलामी, जो कुछ बातें अगर वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, आज भी वो फरमा रहे थे कि सियासत में पैसा मियां नवाज शरीफ लेकर आए। देखिए वो उन्होंने बार बार जिक्र किया मौलाना का, माफ़ी चाहता हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का तो क्लिप वीडियो में भी है, मौजूद है, उसके वीडियो क्लिप भी है, किताब में भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए उसामा बिन लादेन से। ये तमाम बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो कहते हैं ये तो अनडिनाइबल चीज़ें हैं ना, ये रिकॉर्ड को बड़ा ब्लैमिश्ड कर देती हैं, बड़ा गदला देती हैं आपके पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स को और आपकी क़यादत के पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स को। ये बात इमरान खान साहब पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं और शायद आने वाले वक्त में भी कहते रहेंगे। देखिए मुनीर साहब, ये बातें अब इसलिए रेलेवेंट नहीं है कि अब हम 47 की, 60 की, 70 की बातें उठाकर आज की बातें करना शुरू कर दें। मैं कहता हूं कि हम इस वक्त रेलेवेंट नहीं रहे हैं, हमारी जमातें जो है इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है। हम बकौल, अगर इनके बकौल मान भी लेंगे जी इस वक्त वोट हमें नहीं मिला, हमें तो पता है कि इलेक्शन किस तरह हुए, बाद मिले। इस वक्त पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा इकॉनमी का मसला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बेरोजगारी का मसला है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा है कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, पाकिस्तान का बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में जा रहा है। ये पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, इस नैब की वजह से उसने आज काम छोड़ा हुआ है। और जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नेंस के इशू हैं, हम कहते हैं कि ये इस मुल्क का इस वक्त अलमिया है। मेहरबानी करके एक प्रोजेक्ट को बड़ा दिखा देंगे इन्होंने किया, कोई मोटरवे बनाई हो, कोई ब्रिज बनाया हो, कोई डैम बनाया हो, कोई अपनी कारकर्दगी दिखा देना कि हमने ये काम शुरू किया है। अच्छा, हाँ, अगर आपने पुरानों को ही गाली देनी है, पुरानों के नुक्स निकालने हैं, पुरानों के ऊपर ये इल्जाम देना है, पुराना की कोताहियां निकालनी है, क्या उन कोताहियों और नुक्स की वजह से आज का निजाम जो है वो ठीक हो जाएगा? आज बेहतरी आ जाएगी, आज गवर्नेंस के नहीं, वो हो जाएंगे, सड़कें तो कोई बनाएंगे। अच्छा भाई साहब एक सेकंड, मेहरबानी करके, ठीक है, अभी लोग इनसे पूछते कि अपनी कारकर्दगी बताएं। ठीक, कारकर्दगी क्या होनी चाहिए। बट एक बात जो कि मैंने पहले भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से PTI भी ये कहती है, और वो एक पूरा मामला यही कि जी दयानतदार वज़ीर आज़म, दयानतदार क़यादत, तो फिर परसेप्शन ख़राब क्यों? क्योंकि परसेप्शन के हवाले से इमरान खान साहब क्या बात करते रहे हैं माजी के अंदर, वो जरा सुन ले। मैं दिलीप साहब से पूछता हूँ। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपको कैसे चोरी हो रहा है? इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। एक साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। अब ये तो मामलात वो हैं जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स जब भी जिन अदवार में आई, इमरान खान साहब बहसीत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सताइश भी करते रहे और ये इस बात का ऐलान करते रहे कि देखिए कितनी बदनामी है कि पाकिस्तान एक ही चीज़ में तरक्की कर रहा है और वो करप्शन में। दूसरी बात जो बार बार अपोजिशन की तरफ से कोट की जाती है कि 2.5 साल गुजर गए ये नहीं किया, 2.5 साल गुजर गए वो नहीं किया, लेकिन वज़ीर आज़म आज भी यही कहते हैं कि भाई लोगों का परसेप्शन ये था कि इमरान खान आएंगे या हुकूमत आएगी तो फटाफट हर चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन ये फटाफट ठीक होने वाली बात जो है ये शायद लोगों ने खुद कॉइन नहीं की, ये किसी ने जादूगरी से भी नहीं की, इसके बारे में खुद इमरान खान साहब बात करते रहे, ज़रा सुन लीजिए।
तहरीक इंसाफ जब भी इक़्तिदार में आएगी, हम 90 दिन में बड़ी करप्शन खत्म कर देंगे। 90 दिन के अंदर सारी टॉप लेवल की करप्शन मैं आपको खत्म करके दिखाऊंगा। असल में तो करप्शन ऊपर के लेवल की मुल्क को बर्बाद कर रही है, नीचे करप्शन जो है वो खुद ही खत्म हो जाएगी। पहले ऊपर खत्म करो। सिंगापुर में ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया, उस ईमानदार प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले करप्शन के ऊपर काबू पाया, अपने 3 वजीरों को जेल में डाला। जब एक प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है वो अपने वजीरों को नहीं रोक सकता चोरी से। जब वजीर चोरी करते हैं नीचे उसके ब्यूरोक्रेट्स चोरी करते हैं, जब वो चोरी करते हैं नीचे पटवारी तक मुल्क चोरी करता है। और कौन मार खाता है? अवाम मार खाती है। आप फरिश्ते ले आए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्योंकि जब लीडर करप्ट होता है, जब लीडरशिप करप्ट होती है तो वो नीचे लोग ठीक नहीं हो सकते। यानी हजूम एक कौम को ठीक नहीं करता, एक लीडर आके एक कौम की अखलाकियात उठा देता है, इदारे मजबूत कर देता है। एक ब्रेक है जी, अंदलीब साहब से पूछेंगे सब कुछ एक ब्रेक के बाद। अंदलीब साहब, ये परसेप्शन खराब क्यों हुआ है जी 2.5 साल के अंदर करप्शन के हवाले से पाकिस्तान का? देखिए, आप सही कह रहे हैं। ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है ना, ये बेस्ड होता है कि क्या तासुर है अवाम का इस वक्त एक किसी चीज के बारे में। और हम जब आए थे हुकूमत में तो हमारा जो सबसे बड़ा एक नारा था वो यही था कि इनको सबको हमने, स्पेशली जो बड़े वाले हैं, इनको हमने जेलों में डालना है और इनसे हमने सब रिगार्डलेस क्या है इनसे पैसे वापस अवाम के निकलवाने हैं। और इस साल मेरे ख्याल है, साल से भी पहले, ये जो नवंबर में नवाज शरीफ साहब, जिनको के अब चीफ जस्टिस के अल्फाज हैं कि ये कन्विक्टेड है, ये मुल्जिम है, ये मुजरिम है, ये इसने पैसे खाए हुए हैं, ये भगौड़ा है, ये इश्तिहारी है, ये भाग गया है, ये चकमा दे के भागा है, ये पूरी अवाम को रुला के भागा है। वो जब लंदन गए हैं ना, उससे बहुत एक तासुर, डेफिनेटली परसेप्शन फैला है कि ये फिर वो इस रूल पैलेस वाला हो गया है, ये फिर मुल्क को लूट के बाहर चले गए हैं और ये फिर जो है वो करप्शन वैसी की वैसी, जो पैसे वापस आने थे वो नहीं। तो ये एक तासुर डेफिनेटली है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जी करप्शन ऊपर से शुरू होती है। अब आपने एग्जाम्पल देख लिया कि ये जो जस्टिस आसिफ खोसा ने लिखा था ना कि ये गॉडफादर हैं और ये सिसिलियन माफिया है। अभी मैं आपको ये जो दिखा रही थी लैंड माफिया का, अब आप देखें कि मरियम खड़ी होके, एक केस है जो अदालतों ने कह दिया कि जी इन्होंने 38 कनाल 1.25 अरब रुपए का लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जाके कब्जा करके तो उस पे अपनी वो कंस्ट्रक्शन की हुई है। अच्छा जी। वो उसके साथ खड़ी होके वो कह रही है कि ये वफादार था नवाज शरीफ का, इसलिए इसको सजा दी जा रही है। भाई वो वफादार था नवाज शरीफ का, अगर नवाज शरीफ के मचलके देता है, जमानतें कराता है और तुम लोगों के पैसे भरता है, तो वो अवाम के पैसे लूट के भर रहा है एंड यू आर सपोर्टिंग समबडी। तो जब अवाम देखती है, आप लाहौर को नहीं जानते, मैं लाहौर में बैठी हूँ इस सारी उम्र। लाहौर में आप किसी दुकानदार से पूछे, कहीं जाके पूछे कि जी सबसे बड़ा जो है कब्जा चोर कौन है, वो कहेंगे खोकर, सैफुल मलूक खोकर, अफजल खोकर। आम बंदा आपको ये नाम बताएगा, आम बंदा आपको बताएगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ ये किए हुए। ख्वाजा आसिफ को देख ले, कब्रिस्तान से वैसे इनके यही तासुरात अलीम खान साहब के बारे में भी हैं। ये अब आप क्योंकि माशाल्लाह लाहौर की रिहायशी हैं तो ये ऑपोजिशन अलीम खान साहब को भी ऐसे ही गर्दानती है। चले मैं देखे ना, ये जब मैं ऑपोजिशन में थी तो मेरा तो काम होता था सारा वक्त, आपने मुझे देखा कि मैं चल जी नैब नहीं मेरी बात सुन रहा, इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा, मैं एविडेंस लेके हाई कोर्ट चली जाती थी, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली जाती थी, मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाती थी। ठीक है जी। मुझे अगर इनको मुनीब पे या दलीप पे या अलीम पे या किसी पे भी ये कहते हैं कि वो है, तो इनको चाहिए कि ये एविडेंस लेके मुख्तलिफ जाएं। अगर नैब से खुश नहीं तो कोर्टों में जाएं। ठीक है। अगर कोर्ट में करे तो सिर्फ, अच्छा दूसरी बात सुन लें, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अलीम खान या जो बाकी ये लोग नाम लेते हैं, ये तो इनके दौर में भी ये वो हैं जो इनके दौर में थे लोग, इनके साथ थे, तो अपने 5-5 सालों में इन्होंने केसेस क्यों नहीं किए? तो हुकूमत में थे उस वक्त, इनके साथ बैठते थे वो लोग, तो क्यों नहीं
केसेस किए उनके। अच्छा ठीक, अच्छा अंदलीब साहब वक्त क्योंकि जरा खत्म, भाई साहब मुझे जरा क्विकली काउंटर कर दीजिएगा इस बात को। मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि मुल्क से बाहर चले गए हैं, वो इश्तहारी हैं कानून की नज़र में, इसलिए पाकिस्तान का करप्शन के हवाले से परसेप्शन जरा बड़ा ख़राब हुआ है। अंदलीब साहब ने ये कहा, इसीलिए हमारा स्कोर भी ख़राब हुआ है। मैं कहता हूँ इस बात पे तो बड़ा हंसा आता है कि उन्होंने किस चीज को कहां पे जोड़ा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आज जो करप्शन हो रही है, चीनी में जो करप्शन हुई है, आटे में जो करप्शन हुई है, दवाइयों में जो करप्शन हुई है, रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से लूट मार हो रहे हैं, उसका जिक्र उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और उन्होंने उस बात से चिड़ा जिसका बिल्कुल किसी तौर पर कोई तल्लुक ही नहीं है। यहाँ ये मसला बड़ा बदकिस्मती से आ गया है कि हुकूमत उन लोगों के पास आ गई है जिनसे अगर अपोजिशन, जो अपोजिशन का काम है वो सवाल पूछते हो, और अगर ये खुले दिल से उसका जवाब देते तो ये बेहतरी करते, ये अपनी चीजें ठीक करते। हम इन्हें पूछते हैं कि आज महंगाई क्यों है, ये गाली देना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं आज बेरोजगारी क्यों है, ये गाली देना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं मेहरबानी करके ये आटे का क्राइसिस और चीनी पे करप्शन हुई है, ये 30 साल पहले दस्ताने शुरू कर देते हैं। ये ना ये आर्गुमेंट को मानने के लिए तैयार है, ना कोई मान रहा है। आज पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या सलूक होता है। सर वक्त खत्म हो गया। मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, अंदलीब शहबाज साहिबा का, नाज़ बलूच साहिबा का, जावेद भाई। बहरहाल परसेप्शन ख़राब हुआ है जी करप्शन के हवाले से। वो क्या हुआ है, अंदलीब साहिबा का जवाब आपने सुना। आप कन्विंस हैं तो आप राज़ी हो जाइए, और अगर आप नहीं कन्विंस तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।